गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम सभी लोग कक्षा 7 का अपनी मंजरी पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 4 है बहता पानी निर्मला। बहता पानी निर्मला एक यात्रा निबंध है जिसको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों आप सभी लोग अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए। जो लास्ट में जो प्रश्न कराए जाते हैं उसको अपनी कॉपी और पेन कॉपी में नोट करते चलिएगा साथ में, और इस कहानी को आप ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। इस यात्रा निबंध को ध्यानपूर्वक सुनते रहिएगा। कहीं ना कहीं जो आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके इसी यात्रा निबंध से ही पूछे जाएंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में जन्मे प्रसिद्ध लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने रेखाचित्र बहता पानी निर्मला के माध्यम से एक ऐसी लघु यात्रा का वृतांत सुनाया है जो नदी में आए बाढ़ की तरह भावनाओं के उतार चढ़ाव के अनुभव की एक अलग ही कहानी प्रस्तुत करती है। उनके अनुसार यात्रा के कई तरीके होते हैं। एक तो वह तरीका जिसमें हमारे अधिकतर परिचितों को पता होता है कि हम कब, कहां, कैसे, कितने खर्च पर, कितने दिनों के लिए कहां कहां घूमने जा रहे हैं। बहुत से लोग इस तरह की व्यवस्थित यात्रा बड़े उत्साह से करते हैं, किंतु यात्रा का एक दूसरा तरीका यह भी है कि आप यात्रा की पूरी योजना बनाइए, छुट्टी भी लीजिए, कुछ लोगों को बताइए कि आप बंबई घूमने जा रहे हैं। ईर्ष्या करने वाले लोग ईर्ष्या करते रहें, पर चुपके से आप गर्म कपड़े पैक करिए और निकल जाइए बर्फ से ढके श्रीनगर में। इस तरह की यात्रा का भी एक अपना अलग ही मजा है। अंग्रेजी में एक कहावत है कि एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, वह यूं कि कील की वजह से नाल, नाल की वजह से घोड़ा, घोड़े के कारण लड़ाई और लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है। हमारे पास छीनने को राज्य तो था नहीं, पर एक दांत ब्रुश और मोटर की एक मामूली सी ढिबरी के लिए हम कैसी मुसीबत में पड़े यह तो हम ही जानते हैं। सोनारी एक छोटा सा गांव है, अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी शिवसागर से कोई 18 मील दूर। बरसात के दिन थे, रास्ता खराब। एक दिन सवेरे घूमने निकला तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई है। मैं शिवसागर से 3-4 मील पर था। सोचा कि एक नया दांत ब्रुश ले लूं क्योंकि पुराना घिस चला था, और मोटर की भी एक डिबरी ठीक करवा कर ही लौटूं। उसकी चूड़ी घिस जाने से थोड़ा थोड़ा तेल चूता रहता था। वैसे कोई बहुत जरूरी काम नहीं था। खैर इसमें कोई 2-3 घंटे लग गए। मैं वापस लौटने लगा तो देखा कि सड़क पर पानी फैल गया है। पानी बड़े जोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था, क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी, दूसरी तरफ नीची सतह के धान के खेत जिनकी ओर पानी बढ़ रहा था। पानी के धक्के से सड़क कई जगह टूट गई थी। मैं फिर भी बढ़ता गया क्योंकि आखिर पीछे भी तो पानी ही था। पर थोड़ी देर बाद पानी कुछ और गहरा हो गया और धक्के से मोटर भी सड़क पर से हटकर किनारे की ओर जाने लगी। आगे कहीं कुछ दिखता ही नहीं था, क्योंकि सड़क की सतह शायद 2-3 मील आगे तक बहुत नीची ही थी। सड़क के दोनों ओर जो पेड़ थे उनमें कईयों पर सांप लटक रहे थे। मैंने लौटने का ही निश्चय किया, पर सड़क दिखता तो था नहीं। अंदाज से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। मोड़ने के लिए उसे पटरी से उतारना पड़ेगा, और इधर उधर सड़क है भी कि नहीं क्या भरोसा। और मैं एक जगह देख भी चुका था कि आंखों के सामने ही कैसे समूचा ट्रक दलदल में धंसकर गायब हो जाता है। इसलिए मोटर को बिना घुमाए उल्टे गियर में ही कोई 2.5 मील तक लाया। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी, उस पर गाड़ी घुमाकर शिवसागर पहुंचा। चाय बगानों से होकर शिवसागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी। यह सड़क अच्छी थी, पर इसके बीच एक नदी पड़ती थी जिसे नाव से पार करना होता था। मैंने सोचा कि इसी रास्ते चलें, क्योंकि सामान तो सब सोनारी में था। मैं डाक बंगले से कुछ घंटों के लिए ही तो निकला था। दांत ब्रुश और तेल साबुन भी लौटने की जल्दी के कारण नहीं ले सका। इस सड़क से नदी तक तो पहुंच गए। नदी में नाव पर गाड़ी लाद भी ली और पार भी चले गए, किंतु यहाँ भी नदी में बड़ी बाढ़ आई थी और बहते हुए टूटे छप्पर, पेड़ पौधे और जानवर बता रहे थे कि नदी किसी गांव को लीलती हुई चली आई है। उस पार नदी का कगारा ऊंचा था, मोटर के लिए उतारा बना हुआ था, लेकिन नाव से किनारे तक जो तख्ते डाले गए थे वह ठीक नहीं लगे थे। मोटर नीचे गिरी, आधी पानी में आधी किनारे पर।
मैं जोर से ब्रेक दबाए बैठा हुआ था, पर ऐसे अधिक देर तक तो नहीं चल सकता था। खैर, आधे घंटा उस स्वर्ग सैनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी और बंगला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें। तब मोटर ऊपर चढ़ाई जा सकी। थोड़ा आगे ही ऊंची जगह पर एक गांव था। मैं चाय पीने के लिए रुका तो यहीं सोनारी से आए 2 साइकिल सवारों से मालूम हुआ कि वे वहां से कंधे तक के पानी में अपने साइकिलों को अपने कंधे पर उठाकर चले आ रहे हैं। तब मैं समझ गया कि मोटर लेकर तो मैं उधर जा ही नहीं सकता। धीरे धीरे पानी बढ़ ही रहा था, इसीलिए मैंने फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार की। सब मना कर रहे थे, किंतु मेरे सिर पर भी अपने हठधर्मिता का अनूठा रस लेने का भूत सवार था। रात शिवसागर पहुंचा तो एक सज्जन ने मुझे ठहरने की जगह दी। भोजन बिस्तर का प्रबंध भी हो गया, किंतु मन ही मन मैंने अपने आप को कोसा कि न नया दांत ब्रुश लेने के लिए सुनारी निकले होते, न यह मुसीबत उठानी पड़ती, क्योंकि इसकी ऐसी कोई तात्कालिक जरूरत भी नहीं थी और न ही मोटर की ढिबरी का मामला ही इतना जरूरी था। लेकिन अब उपाय ही क्या था। इस तरह 12 दिन और काटने पड़े, क्योंकि सोनारी के सब रास्ते बंद थे। लौट कर देखा, सोनारी के डाक बंगले में भी पानी भर गया था। कपड़े सब सील कर सड़ रहे थे। किताबें तो गल ही गई थीं। बचा था तो केवल स्नान घर में ऊंचे ताक पर रखा हुआ साबुन का डिब्बा और दांतों का ब्रुश। वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ नक्शे में देखकर, उससे ज्यादा यात्राएं मैं अपनी कल्पना के चरणों से करता हूँ। आपको सलाह है जनाब, अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और जरा चलते फिरते नजर आइए। यह आपका अपमान नहीं है, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने इस यात्रा निबंध को ध्यानपूर्वक सुना। अब उससे कुछ रिलेटेड प्रश्न होंगे यहाँ पे, जिसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। तो पहला यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश को संदर्भ सहित हमें अपनी कॉपी में व्याख्या करके नोट डाउन करना है। तो जो पहला गद्यांश यहाँ पे है, तो पहले समझ लीजिए, आप लोग जानते हैं, कई बार मैं बता चुका हूँ गद्यांश और पद्यांश में क्या डिफरेंस होता है। एक बार और फिर से बता देता हूँ। जो गद्यांश होता है आपका, गद्यांश किसको बोलते हैं? जो निबंध और कहानी होती है उसको हम बोलते हैं बच्चों गद्यांश, ठीक है। निबंध या कहानी को हम क्या बोलेंगे? गद्यांश। जबकि जो हमारा पद्यांश होता है उसको हम बोलते हैं कविता। जो कविता हमारे होते हैं उसको हम पद्यांश बोलेंगे या काव्यांश बोलेंगे। काव्यांश लिख सकते हैं या पद्यांश लिख सकते हैं, जो हमारे कविता होते हैं। और उसके एक में लेखक होता है, जबकि दूसरे में क्या होता है बच्चों? दूसरे में रचयिता होते हैं। जैसे कि ये इसमें हम लिखेंगे, इसका जो लेखक का नाम लिखेंगे उसमें लिखेंगे जो लिखा होता है उससे पहले लिखेंगे लेखक। जबकि हमारा अगर पद्यांश या काव्यांश होगा तो उसमें हम लिखेंगे कवि या तो रचयिता लिखेंगे, ठीक है। तो आइए पहले पद्यांश की शुरुआत करते हैं। पहला पद्यांश आपके सामने है। यात्रा करने के डैश हुके श्रीनगर में। ये पहला आपका है, अपनी बुक को खोल के देख लीजिएगा कहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा होगा वहाँ पे यात्रा करने से, बीच में और शब्द लिखे होंगे और लास्ट का जो आपका शब्द है हु के श्रीनगर में। अब इसका जो संदर्भ से जो व्याख्या करना है उस प्रकार लिखेंगे। पहले डेड हेडिंग डालेंगे हम लोग संदर्भ, ठीक है। संदर्भ में पहले हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक मंजरी में संकलित यात्रा निबंध बहता पानी निर्मला से लिया गया है। इसके लेखक हैं हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे, ठीक है। यहाँ से आपका जो होगा वो संदर्भ होगा। इसके आगे जो स्टार्ट होगा वो आपका प्रसंग होगा। तो प्रसंग में लिखेंगे बच्चों, यहाँ से हेडिंग वगैरह डालेंगे, प्रसंग डालेंगे हेडिंग। प्रसंग में लिखेंगे पूर्व सुनिश्चित यात्रा और अनियोजित यात्रा के बीच का अंतर बताया गया है। इस लिखेंगे, शुरुआत करेंगे इस गद्यांश में पूर्व सुनिश्चित यात्रा और अनियोजित यात्रा के बीच का अंतर बताया गया है। अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी व्याख्या। व्याख्या को लिखेंगे इस प्रकार। इसमें इस गद्यांश में कवि कहना क्या चाहता है उसका हम थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर व्याख्या लिखेंगे। तो व्याख्या में लिखना है हमको, लेखक कहता है कि यात्रा करने का एक व्यवस्थित तरीका यह है कि यात्रा से जुड़ी सारी
व्यवस्था पहले ही सुनिश्चित कर लिया जाए, जैसे कि जगह, खर्च, छुट्टी, टिकट, सीट या बर्थ, होटल आदि के विषय में पहले से ही सोच विचार कर तय कर लेना चाहिए और फिर यात्रा पर निकलना चाहिए। लेकिन लेखक यहाँ यह भी कहता है कि ऐसे यात्रा करने से कोई मज़ा नहीं आता। लेखक के अनुसार मज़ा तो वैसी यात्रा में आता है जिसे बिना सोचे समझे किया जाए। योजना और इरादा कहीं और जाने का बनाओ और निकल पड़ो कहीं और के लिए। लोगों को बताओ कि हम मुंबई जा रहे हैं और पहुंच जाओ श्रीनगर। अगला यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, रात शिवसागर उपाय क्या था। अगला गद्यांश अपनी बुक में खोल के देखिएगा, वहाँ पे मिलेगा। रात शिवसागर डैश उपाय क्या था। जो प्रसंग होगा वो संदर्भ वो कैसा होगा, पूर्वत की तरह होगा, उसमें भी यही बताया गया है। और जो संदर्भ में होगा, संदर्भ आप जानते ही हैं। लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक या मंजरी के कक्षा 7 चैप्टर क्या नाम आपका, चैप्टर का नाम है बहता पानी निर्मला, जिसके लेखक कौन है, हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। या इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने अपने एक गलत निर्णय के कारण बाढ़ जैसी मुसीबत में फंस जाने का वर्णन किया है। तो अब इसका व्याख्या इस प्रकार होगा। लेखक कहता है जैसे तैसे बाढ़ से पानी में डूबी सड़कों पर मोटरसाइकिल चलाते हुए अपने वे गांव से रात को शिवसागर पहुंचते हैं। उन्हें ठहरने के लिए जगह, भोजन, बिस्तर आदि तो मिल जाता है, लेकिन उनको अब वहां तक रुकना था जब तक कि बाढ़ का पानी उतर नहीं जाता। ऐसे में लेखक अपने उस गलत फैसले के लिए खुद को कोसते हैं कि ना हुआ नया दांत ब्रश लेने के लिए सोनारी से निकलते, ना यह मुसीबत होती, ना तो ब्रश और ना ही मोटर की डिबरी ठीक कराने की तकलीफ ज़रूरत थी। लेकिन फिर भी ना जाने वे क्या सोचकर निकल पड़े और अब बाद में फंस गए हैं। यहाँ पे आपका गद्यांश कंप्लीट होता है। कुछ प्रश्न होंगे इस गद्यांश से, यात्रा वृत्तांत जो यहाँ पे निबंध है, इस निबंध से कुछ प्रश्न आपके सामने होंगे जिसको आपको ध्यानपूर्वक देखना है, उसको नोट डाउन भी करते चलना है। प्रश्न पहला है आपके सामने, यदि आपने बस रेलगाड़ी से कोई यात्रा की है तो यात्रा में लिए गए टिकट पर दी गई जानकारी तथा निर्देश लिखें। मान लीजिए आप कभी रेलवे से यात्रा किए हों, रेलगाड़ी से यात्रा किए हों, तो जो टिकट मिलता है उस टिकट पे क्या क्या चीज़ लिखा रहता है उसको आपको लिखना है। तो यहाँ पे एक टिकट का थोड़ा सा एक डेमो दिखाया जा रहा है जो रेलवे का है। तो उत्तर में बच्चों लिखेंगे, रेलगाड़ी के टिकट पर दी गई जानकारियाँ जो है मुख्यतः इस प्रकार हैं। इसमें एक PNR नंबर होता है, दूसरा होता है गाड़ी नंबर, तिथि होता है कि किस तारीख को ट्रैवल करना है, कितने किलोमीटर होती है दूरी, इस प्रकार भी दिया जाता है। कितने वयस्क हैं, मतलब कि जो जैसे कि क्या नाम है कि जो वयस्क मनुष्य होते हैं, जैसे कि कितने लोग हैं, जबकि बच्चे कितने हैं वो भी लिखा रहता है। टिकट का नंबर भी लिखा रहता है। श्रेणी भी दी रहती है, किस श्रेणी में आप ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रेन में जनरल श्रेणी होता है, आरक्षित श्रेणी होता है, जबकि आपका AC भी होता है। और यहाँ पे लिखा होता है कहाँ से कहाँ तक का यात्रा करना होता है। तो सहारनपुर से, यहाँ पे लिखा है सहारनपुर से नई दिल्ली के लिए। ये कहाँ से, तो सहारनपुर से तक आरक्षित जो है वो नई दिल्ली। गाड़ी का नाम भी लिखा होता है, यहाँ पे गाड़ी का नाम लिखा है निज़ामुद्दीन, उससे लेकर कहाँ पे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का नाम है। इस प्रकार यहाँ पे सीट के भी दिया रहता है सब कुछ डिटेल। सीट में क्या लिखा रहता है, कोच कैसा है, स्पेशल कोच है, जो कोच संघ के स्पेशल है। सीट या बर्थ उसको बोलते हैं। तो 47 नंबर स्लीपर जो होगा, स्लीपर में 47 नंबर का सीट उनका है, अलॉटमेंट हुआ है। यहाँ पे जिसके नाम से ये टिकट बुक होता है, तो अगर मेल है या पुरुष है, पुरुष लिखेंगे। आयु की बात करता है, आयु लिखेंगे। यात्रा प्राधिकार, रियायत, इतने सब कुछ इसमें लिखे रहते हैं। सब कुछ यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे टोटल कितना रुपया बढ़ता है ये भी लिखा रहता है। गाड़ी का जब खुलती है यानी स्टार्ट होती है, उस समय उसका भी समय दिया रहता है। 21 तारीख 12/2017 चलेगी कब, 12 बज के, यानी जब 00 रहता है इसका मतलब 12 बज के दोपहर में
12:15 पे। और गाड़ी पहुंचेगी कब? तो ये 21 तारीख को शाम को 4:15 पे पहुंच जाएगी। ठीक है, सॉरी ये हाँ ठीक है 21 तारीख को ना, तो ये शाम को 4:15 पे पहुंच जाएगी। तो इस प्रकार पूरा एक डिटेल आपका जो टिकट का दिया है। अगला प्रश्न है, आपने भी कोई ना कोई यात्रा जरूर की होगी। इस यात्रा में कई प्रकार की समस्याएं होंगी, उस समस्या का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बच्चों, आपने कभी अगर यात्रा की है, अभी तक आप 8वीं 7वीं क्लास में चले गए हैं, अगर आपने यात्रा की है तो उस यात्रा के दौरान आपकी कौन कौन सी समस्याएं को सामना करना पड़ा है, आप कौन कौन सी समस्याओं को देखें, उन सभी को अपने जिस प्रकार की समस्या आपके सामने उत्पन्न हुई है उस सबको लिखना है। जिस प्रकार की आपने गाड़ी नहीं, मतलब कि आप जैसे कभी ट्रैवल करने जाते हैं तो मान लीजिए कभी गाड़ी नहीं मिलती है, अगर मिल भी जाती है तो उसमें जगह नहीं रहता है, कितनी वो सब रहते हैं, सब कौन कौन से पानी का प्रॉब्लम रहता है, कैसे जो भी जितनी प्रॉब्लम्स होते हैं सबको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। इस क्वेश्चन को आपको स्वयं करना है या अपने माता पिता से पूछ के करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 8 घंटा उस स्वर्गन सैनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी और बांग्ला की खिचड़ी में लोगों को बताया रहा था कि क्या करें। इन परिस्थितियों में लेखक के मन में क्या क्या भाव उत्पन्न हुए होंगे, स्वयं को उस स्थान पर रखते हुए लिखिए। जब वह लेखक था उस समय वो बैठे हुए स्वर्गवासी ने सैनी पे बैठे हुए असमिया, हिंदी और बांग्ला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें। अगर आप उस समय उस जगह पे होंगे, अपने आप को वहाँ पर रख के देखेंगे तो आपके मन में कौन कौन से विचार आएंगे, उसको आपको लिखना है अपनी कॉपी में। उसके उत्तर में बच्चों लिखेंगे, इस परिस्थितियों में लेखक के मन में तरह तरह के भाव आ रहे थे, जैसे कि बाढ़ का पानी यदि ज़्यादा ऊपर आ गया तो, यदि यह नाव पलट जाएगी तो क्या होगा, क्या मैं अपने घर सुरक्षित लौट पाऊंगा, मोटरसाइकिल यदि आधे रास्ते में ख़राब हो गई तो, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार के भाव आते होंगे। आप भी देखते होंगे अक्सर कहीं पर अगर आप फंस जाते होंगे तो वहाँ पर देखते होंगे कहीं ना कहीं इस प्रकार के भाव के अंदर उत्पन्न होते हैं। ये स्वाभाविक होता है, तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन यहाँ से यात्रा वृत्त से है। तो प्रश्न नंबर पहला है, लेखक ने यात्रा करने के कितने प्रकार बताए हैं और उन्होंने किस प्रकार की यात्रा की। तो उत्तर में लिखेंगे, लेखक ने यात्रा करने के 2 तरीके बताए हैं। एक तरीका तो यह है कि आप पहले से ही यात्रा संबंधित पूरी जानकारी बना लें, और दूसरी यह है कि आप योजना तो कहीं और की जाने की बनाएं और निकल कहीं और जाएं। तो इस प्रकार 2 प्रकार के यात्रा के बारे में लेखक ने यहाँ पे बताया है। अगला प्रश्न है, लेखक ने किन किन स्थानों की यात्रा की। तो लिखेंगे, लेखक ने सोनारिस और शिव सागर की यात्रा की। कहाँ कहाँ की? 2 जगह की। कौन कौन से? एक सोनारी और दूसरा शिव सागर। प्रश्न नंबर 3 है, लेखक ने अपनी यात्रा में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया। तो उत्तर में लिखेंगे, लेखक जब यात्रा के लिए निकले तो उन्हें बरसात का मौसम होने के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जैसे मौसम खराब था, रास्ता खराब था, पूरी सड़क बाढ़ के पानी में डूबी हुई थी, ना आगे बढ़ने का रास्ता था, ना पीछे लौटने का रास्ता था। प्रश्न नंबर 4 है, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। इस वाक्य में लेखक का क्या अभिप्राय है। लेखक पूछ रहा है, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों यानी पैरों से यानी चल करके जितना की हूँ उससे ज़्यादा कल्पनाओं यानी अपने मन में सोच करके जो मतलब कि कल्पनाओं में किया हूँ। इस वाक्य से लेखक क्या सा है। तो इसको लिखेंगे उत्तर में, लेखक देश विदेश भ्रमण के शौकीन और यात्रा प्रेमी जान पड़ते हैं। स्थूल पैरों की यात्रा करने का उनका तात्पर्य उन स्थानों से है जहां वे स्वयं शरीर पहुंच सके, लेकिन जिन स्थानों पर यात्रा उन्होंने अपनी कल्पनाओं में की उन स्थानों के विषय में उन्होंने कल्पनाओं के चरणों शब्दों का प्रयोग किया है। प्रश्न नंबर 5 है, एक कील की वजह से राज्य खो जाता है, कहावत को लेखक ने किस संदर्भ में कहा है। तो उत्तर में लिखेंगे, एक कील की वजह से राज्य खो जाता है। यदि एक अंग्रेजी कहावत की व्याख्या की जाए तो इस प्रकार राज्य खोने की बात साबित हो पाएगी कि एक कील की वजह से नाल की वजह से घोड़े की कारण लड़ाई और लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ता है।
लेखक ने यह बात इस संदर्भ में कही है कि एक दांत मांजने से ब्रश और मोटर की एक मामूली सी डिबरी लेने के लिए गए और उन्हें लौटने में 3 घंटे की देरी हो गई तो वे बाढ़ जैसी मुसीबत में पड़ गए। इस बात को लेकर के जो लेखक था वो ऊपर वाला कहानी जो मुहावरा था वो कहा, एक कील की वजह से, क्या बोला था उन्होंने, एक कील की वजह से राज्य खो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, यात्रा करने में हमें नक्शा किस प्रकार सहायता करता है। जो यात्रा करते हैं तो जो हमारा नक्शा होता है, मैप होता है, वो किस प्रकार सहायता करता है। तो उत्तर में लिखेंगे नक्शे से यात्रा करने से काफ़ी सहूलियत मिलती है। नक्शा हमें सही रास्ता, दूरी, नियत स्थान आदि के बारे में पूरी जानकारी देता है, जैसे कि कितनी दूरी पे हमें जाना है, कहाँ पे पहुँचना है, किस रास्ते को शॉर्टकट होगा, कितने जल्दी पहुँच सकेंगे। तो उससे हमें सहूलियत मिल जाती है और हम उस प्रकार से नक्शा के माध्यम से आसानी से उस स्थान पे पहुँच सकते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पे एक दिया है, प्रश्न नंबर 1, पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों को छांटे और उनके हिंदी अर्थ ढूंढकर लिखिए। तो कुछ इस पाठ में, इस यात्रा वृत्तांत में, यात्रा निबंध में कुछ अंग्रेजी शब्द हैं जिनको आपको हिंदी में लिखना है। तो पहला आपके सामने दिखा है टिकट। टिकट का हिंदी में अर्थ होता है बच्चों, इसको आप नोट याद भी कर लीजिएगा। टिकट का हिंदी में अर्थ होता है अधिकार पत्र। क्या होता है? अधिकार पत्र। दूसरा यहाँ पे होटल। होटल को क्या कहते हैं हिंदी में? होटल को कहते हैं हिंदी में भोजनालय या विश्रामालय। ठीक है। तीसरा यहाँ पे इंग्लिश का वर्ड आया है सीजन। सीजन का मतलब होता है बच्चों हिंदी में मौसम। ब्रुश का हिंदी में मतलब होता है दातून। रिजर्व का मतलब होता है बच्चों आरक्षित, यानी कि जो रिजर्व हम कहते हैं रिजर्वेशन करा लिया है उसको हम बोलते हैं हिंदी में हमने सीट को आरक्षित कर लिया है, यानी एक सीट मेरी पक्की हो गई है। मोटर को हिंदी में क्या कहते हैं? मोटर को हम बोलते हैं यंत्र। सीट को क्या बोलते हैं बच्चों? सीट को हिंदी में बोलते हैं बैठने का स्थान। तो इसको आपको इसी प्रकार जैसे लिखा गया है ऐसे आप कॉपी बना के कॉपी में एक लाइन खींचेगा, इधर एक तरफ लिखेगा अंग्रेजी के वर्ड, दूसरी तरीके लिखेंगे हिंदी के या अर्थ, यानी या लिख सकते हैं शब्दार्थ या मीनिंग, या जैसे कि वर्ड मीनिंग आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं वर्ड मीनिंग उससे भी लिख सकते हैं उसको। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न नंबर 2, एक कील की वजह से राज खो जाता है। यह कहावत है, ऐसे की कहावत को खोजिए और उनका अर्थ लिखिए। यहाँ पे एक कहावत दिया गया है और भी जितने भी इस चैप्टर में यानी कि यात्रा निबंध में जितने भी कहावत आए हैं उनको खोजकर उसका अर्थ लिखना है। तो पहला एक और यहाँ पे दिखा गया है आपके सामने, आपने पढ़ा होगा बुक को तो आपको मिला होगा अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ होता है अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है। दूसरा यहाँ पे आसमान से गिरा खजूर पे अटका। इसका अर्थ होता है बच्चों एक मुसीबत से निकले तो दूसरी मुसीबत आ पड़ी। तीसरा यहाँ पे कहावत आपका दिया है सूरदास की काली कमरी चढ़े ना दोजो रंग। सूरदास की काली कमरी चढ़े ना दोजो रंग। इसका अर्थ होता है आदतें पक्की होती हैं और बदलती नहीं हैं। 100 सुनार की एक लोहार की। इस कहावत का अर्थ है काम को फैलाने की अपेक्षा एकदम कर डालना अच्छा होता है। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो जैसा कि आप लोग पहले से करते आ रहे हैं, इसको आप इससे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए गए हैं इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। नोट करने के पश्चात उसको अपनी जो मोबाइल होगा मुझसे आप फ़ोटो खींचेंगे। फ़ोटो खींचने के बाद उसको अपने जो स्कूल का ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा उस पर आप सेंड करेंगे। और सिर्फ इसको नोट नहीं करेंगे, इसको आप याद भी करते रहिएगा, 1-2 बार इसको रीड भी करते रहिएगा। और आपका होमवर्क भी ये रहेगा कि इसमें आपको इस चैप्टर को आपको पढ़ना भी है। और सबसे बड़ी बात है जितने भी लेखक के नाम बताए जाते हैं उनको भी आप याद करते चलिएगा। कहीं ना कहीं आगे चलकर आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस साबित होंगे। तो बच्चों अगर आप ये वीडियो को हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं जिसका नाम है सर्वोदय गुरुकुल, अगर उस पर आप देख रहे हैं तो उस पर जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि हम अगला वीडियो जब अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा। तो धन्यवाद बच्चों, हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।